Welcome to my channel Health and Homeopathy Productions. Our topic is Safe Diwali Tips. कैसे मनाएं सुरक्षित दिवाली? हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. हमारा देश त्योहारों का देश है. हर रोज ही यहाँ पर एक त्योहार रहता है, पर इसमें से सबसे प्यारे त्योहार हैं हमारे होली, लोहड़ी, दिवाली, जो हम अपने आप ही नहीं, अपनी फैमिली के साथ ही नहीं, दूसरों के साथ भी मिलके मनाते हैं. दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एक दूसरे से एक्सचेंज करने करके अपनी हैप्पीनेस. तो ये बहुत ही प्यारा त्योहार है. लेकिन इस त्योहार के दौरान बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बिकॉज हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं. उन एक्टिविटीज के साथ जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो उससे हैजर्ड्स डेवलप होते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि हम लोग पहले ही कॉशियस हो जाएं और दिवाली को अच्छे से मनाएं. और बाय चांस अगर कोई किसी तरह का मिसहैप होता है तो कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ताकि हम लोग सेफ रहें, सेफ दिवाली मनाएं और सुरक्षित दिवाली मनाएं. तो दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या एक्टिविटीज हम करते हैं दिवाली के लिए? व्हाइट वॉश, क्लीनिंग, डस्टिंग, चीजें इधर से उधर करना, लाइट्स, लैंटर्न्स, दियास, फ्लावर्स, डेकोरेशन, रंगोली. फिर शॉपिंग तो हर एक बच्चे के लिए और लेडीज के लिए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज होती है. स्वीट्स, गिफ्ट्स, और अबव ऑल जो सारी एज ग्रुप्स, हर एक एज ग्रुप के बंदे को पसंद है, वो है फायर क्रैकर्स. क्लीनिंग करते समय हम लोगों को एक्सर्शन हो जाता है, बैकएक हो जाती है, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, शरीर में दर्द, स्प्रेन हो जाते, स्ट्रेन्स. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उस समय इंजरीज लगना बहुत ही कॉमन होता है, बिकॉज कभी कोई चीज ऊपर गिर गई या कहीं से स्लिप हो गए तो ये चीजों का क्लीन करते हुए हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. तो जो इंजरीज उस समय बहुत ज्यादा कॉमन होती है. कई लोग एलर्जिक होते हैं डस्ट से, पेंट से, उसकी स्मेल से. और ठंड में हम एक्सपोज होते हैं क्योंकि ये मौसम आजकल ठंडा हो गया है और पानी में काम करने का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर पानी से तो सफाई होगी, बिना पानी के सफाई नहीं होगी. और उसके साथ हम जब लाइटनिंग्स लगाते हैं, लाइट जिसमें बहुत ही कॉमन है, ऊंचाई पे लगा रहे हैं लोग लाइट्स, और लड़ियां लगा रहे हैं, उससे गिर गए, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या बर्न हो गया हाथ, शॉर्ट सर्किट बहुत ही कॉमन है क्योंकि हम लोग सॉकेट्स के कवर्स नहीं लगाते. इस तरह की बड़ी सारी फैक्टर्स हैं और आग लगना बड़ा ही कॉमन है लाइटनिंग के कारण. फिर शॉपिंग जब हम करते हैं तो वी आर एक्सपोज्ड टू क्राउड, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन. और उस समय जेब तो आधी रहती ही है, खर्च होता ही है. चलो वो तो एक खुशी के लिए हम कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. लेकिन उस समय हम एक्सर्शन भी करते हैं, जो खरीदने वाला बेचने वाला दोनों ही स्ट्रेस में रहते हैं. और साथ में एक्सर्शन के साथ हमारा स्लिप्स, फॉल्स इज वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि बहुत सारा सामान हाथ में ले रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ये ना टूट जाए, वो ना टूट जाए, ये ना गिर जाए, वो ना गिर जाए. और बहुत ही कॉमन है किसी भी चीज से टकराना या बंदों से टकराना. इतना तो रश होता है, उस रश में से हमने निकलना होता है शॉपिंग करते करते. फूड एंड ड्रिंक हैजर्ड्स, ओवर ईटिंग इज द मेन प्रॉब्लम. क्या होता है जब हम आपस में गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें किसी के घर जाते हैं तो वहां खाया जाता है. कहीं भी जाएंगे हर जगह कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो उसके कारण ओवर ईटिंग हो जाती है. जब ओवर ईटिंग होती है तो एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, नोजिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक्स. इवन कई बार क्या होता है कि हमें बाहर से खाना पड़ता है, तो उसके कारण हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं. तो साल्मोनेलोसिस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रिक फीवर्स, कॉलरा एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं. अल्कोहल एंड द बॉडी. अल्कोहल इज अ कैजुअल फैक्टर इन मोर देन 60 मेडिकल कंडीशंस. यही एक सबसे बड़ा कारण है बीमारी का, जिसके कारण बहुत कुछ हो जाता है. देखो, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, ब्लड क्लॉट बन गया ब्रेन के अंदर, बीपी बढ़ गया, उसके साथ आगे ब्लड क्लॉट हुआ और पैरालिसिस हो गया.
मेमोरी लॉस हो जाती है, ओरल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, हार्ट डिजीज, गैस्ट्राइटिस, पेनक्रिएटाइटिस, एंड इवन जो अगर फीमेल्स भी लेती हैं तो हार्म टू अनबॉर्न बेबीज, बाउल कैंसर, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आता है, बेबीज नहीं होते हैं, लिवर डैमेज, हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर एंड कैंसर। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स शराब पीने से होती हैं। तो शराब अगर हम पीते हैं तो इतने सारे हैजर्ड्स के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, निमोनिक्स फॉर हैजर्ड्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के नाम के अंदर ही इतनी सारी बीमारियां छिपी हुई हैं। A for ascites, arrhythmias, irregular heartbeats. L for lung and respiratory disorders. C is for cirrhosis of liver, incoordination, concentration loss, cancer. Then O is for obesity, H for heart disease, hypertension with paralysis, hallucinations, delusions, O for esophageal cancer, L for liver hepatitis or cancer, etc. Then dust. डस्ट जो हम लोग डस्टिंग करते हैं तो हम सोचते हैं खाली मिट्टी है, पर ये अकेली मिट्टी नहीं होती है, बहुत कुछ होता है। आप अपने आप सोचो कि सड़क के ऊपर क्या क्या पड़ा है, जो गार्बेज है वो पड़ा है, मिट्टी, रजरी, बजरी और सैंड, रेता, वो सब पड़ा है, प्लांट्स के पार्टिकल्स पड़े हैं, व्हीकल की डस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायो एरोसोल्स, ये सारी चीजों से मिलकर बनती है डस्ट। और इसके हैजर्ड्स क्या होंगे? आंखों में चली गई तो कंजक्टिवाइटिस, नाक में चला गया तो राइनाइटिस, नाक की, आंखों की अंदर की जो झिल्ली होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें खारिश, उसमें पेन, और उसके अंदर डिस्चार्जेस तक आ जाते हैं। जैसे कि जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वही अकेला इफेक्ट नहीं होता, जिसमें टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं, ट्रैकिया है जो, उसमें फेरिंग्स है, फूड पाइप की जो ऊपर का हिस्सा है, या बोलने का जो हमारा लैरिंजाइटिस, लैरिंग्स है, वहां पे इफेक्ट आ जाता है। अकेला वो नहीं, चेस्ट भी इन्वॉल्व होती है जिसमें न्यूमोकोनियोसिस इज वेरी वेरी कॉमन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इवन सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। इसमें जो हमारे लंग्स के अंदर इस तरह की बीमारियां आती हैं जिससे परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है लंग्स के अंदर। ट्यूबरकुलोसिस, लिवर डिजीज और हार्ट डिजीज भी अछूती नहीं है, जो डस्ट की वजह से ही आ सकती हैं। देन पेंट, घर में पेंट करवाते हैं तो घर में पेंट करवाने से इरिटेशन इन आईज, नोज, थ्रोट एंड स्किन हो सकता है, हेडेक हो सकते हैं, डिजीनेस, नोजिया, इवन आंखों के ऊपर इफेक्ट करता है पेंट, दिखना बंद हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मेमोरी लॉस भी हो सकता है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में सूडोमोनास इज वेरी वेरी कॉमन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है, फैटीग या फिर केमिकल बर्न्स और स्किन एलर्जीज। फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स पटाखे हम लोग सारे चलाते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा भी लगता है देखने में, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में सोच के तो दिल कांप जाता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गंदी गैसेस, पोल्यूटेंट, पॉइजनस गैसेस जो इसके जब हम पटाखे चलाते हैं तो वो रिलीज होती हैं। उनके रिलीज होने से हमारे वाइटल ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि लंग्स, उसमें वीजिंग हो जाती है, सांसा की आवाज आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, आईज प्रॉब्लम हो सकती है, देन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बच्चों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। और अगर ये गैसेस हमारी ग्लोब में इकट्ठी हो जाती हैं तो सोचो 3 दिन लग जाते हैं इसको सेटल डाउन होने में। अभी तो बात हो रही है पटाखों की, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटेशंस हो रही है, इतने बड़े बड़े रॉकेट्स, मिसाइल्स बन रही हैं, उनके जो एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, जब लड़ाइयां होती हैं उसमें जो यूज होंगे उसमें तो जान माल का भी खतरा होता है, लेकिन अकेले एक्सपेरिमेंट्स करने से भी वो हमारे ग्लोब को पोल्यूट तो कर ही रही हैं, और उस पोल्यूशन को कितने दिन लगते होंगे सेटल डाउन होने में, और हमारा टोटल एक छोटी सी धरती गोल बॉल की तरह है, उस बॉल के अंदर हम लोग रह रहे हैं, और वो कितना गंदा हो जाता होगा, और कितनी हम उन्हीं चीजों की वजह से ही हम आज
इतनी सारी बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं। पुराने ज़माने में इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन अब ये बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हमारी रेस्पिरेटरी कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम्स ये कॉमन होती जा रही हैं। तो इसी के रीज़न है कि हमें अपने ग्लोब को साफ रखना है, अपनी धरती को साफ रखना है, तभी बनेगी बात। लेकिन अभी जो पटाखों की बात हो रही है, हैजर्ड्स की बात हो रही है, तो उन हैजर्ड्स में हमारा जो ये पटाखे अगर हम चलाते हैं तो बर्न्स इज वेरी कॉमन, लॉस ऑफ विजन होती है, हियरिंग लॉस, साइकेट्रिक प्रॉब्लम एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम टू दोज पीपल जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं साउंड्स को लेके, लंग्स कंजेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लिवर एंड हार्ट प्रॉब्लम, persons are allergic to eyes, nose, throat and skin infections। इसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फायर क्रैकर्स के साथ ही हम इतनी सारी जूझ रहे हैं। unnecessarily air pollution, heavy metal fallouts, dioxin pollution, acid rain ingredient, ozone formation, airborne lead, water contaminants। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अकेली नहीं, इसके साथ ये सारा कुछ भी होता है। तो एक पटाखे के फोड़ने से कितना कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, वी कैन इमेजिन कि कितना पोल्यूट कर लेते हैं हम। दोस्तों, सेफ्टी मेजर्स फॉर द फायर। सबसे पहले तो हमने अपने आसपास में पानी रखना है जहां हम पटाखे चला रहे हैं, और उसमें अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाती है तो इमीडिएटली पानी डालना है। दूसरी चीज रखनी है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट अगर किसी को आग लगती है तो इमीडिएटली उसको ब्लैंकेट से रैप कर दिया जाए। ब्लैंकेट क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही आग ज्यादा फैलती है, तो इससे हमें बचना है। बर्न्स, बर्न्स को रोकने के लिए हमें सबसे पहले जो क्रैकर्स हम चलाते हैं उन क्रैकर्स के साथ खेलना नहीं है, उसको कॉशियसली चलाना है। बर्न क्रैकर्स विद सेफ्टी। सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां हम पटाखे चला रहे हैं वहां उस आपके क्लोज कोई आपका फैमिली मेंबर, कोई और पर्सन या पेट, कोई भी कोई व्हीकल जिसको आग लग सकती है, ऐसी कोई आइटम अगर पड़ी है तो वहां पर पटाखे ना चलाएं। और पटाखे उस जगह पे भी ना रखें, चलाएं जहां पर ऑलरेडी दूसरे पटाखे पड़े हुए हैं। और अवॉइड लूज क्लोथिंग्स। अगर हम लूज क्लोथिंग्स पहनते हैं तो उससे हमें आग लगने का ज्यादा डर है। तो कॉटन के कपड़े डालें, बॉडी फिटेड क्लोथ्स डालें, और नायलॉन सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल ना डालें। इवन कि दुपट्टा, साड़ी, इस तरह के हैंगिंग मटेरियल्स जो हम अगर डालते हैं तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जल सकता है, जब आग लग सकती है। तो उनको प्रॉपरली टैग करें ताकि कोई आग ना लगे। और क्रैकर्स जो है वो कूल और ड्राई प्लेस में रखने हैं, अवे फ्रॉम द पेट्स एंड चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे इसको मुंह में डाल सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं इस तरह से। एंड डोंट ट्राई टू रीइग्नाइट। अगर जो पटाखा आपका जल चुका है लेकिन वो चला नहीं है तो उसको एकदम चेक ना करें, उसको थोड़ा समय दें। वैसे तो उसको दोबारा या जाके यूज ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज पता नहीं वो कब फट जाए। और कई बच्चे क्या करते हैं, पॉकेट्स में फायर क्रैकर्स को लेते हैं, तो उससे बहुत सारी पॉकेट में रखने से क्या होगा कि बाई चांस आपके हाथ में कोई दूसरी क्रैकर है या मैच बॉक्स है, तो आपको ध्यान नहीं कि आपकी पॉकेट में है, या आप उस समय दूसरा पटाखा चला रहे हैं और उसी की कोई चिंगारी उसके साथ लग जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा, कभी भी जो ये क्रैकर्स हैं उसको मेटल के कंटेनर में नहीं जलाना, क्योंकि उससे अगर मेटल फट के बिखरा या किसी के लग गया तो उससे जान भी जा सकती है, या ऐसी जगह पे लग जाए जिससे बहुत डैमेज हो सकता है। इसलिए कभी भी फायर मेटल, जितने भी फायर क्रैकर्स हैं उनको मेटल कंटेनर्स में कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर रखना है तो हीट सोर्स पास में नहीं होनी चाहिए, और पॉकेट में तो कभी डालना ही नहीं चाहिए। तो एक छोटे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब क्रैकर्स को जलाते हैं तो उस समय वो ऊपर को झुक जाते हैं उसके ऊपर,
फेस उनका एकदम डायरेक्ट उसके ऊपर होता है, तो जो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि आग लगेगी तो उसके अंदर जो फायर के निकलते हैं, फाउंटेन्स बनते हैं, वो इमीडिएटली आईज, ईयर, हेड, किसी भी जगह पे एकदम टच हो सकते हैं, उससे चोट लग सकती है। ये देखो, इसमें बच्चों की आंखों पे इसी वजह से चोट लगी है कि डायरेक्टली उन्होंने फेस इसके ऊपर किया। तो बच्चों को हमेशा क्रैकर्स बड़ों की प्रेजेंस में लगाना चाहिए, इस तरह से दूर रहकर चलाना चाहिए मम्मा पापा की प्रेजेंस में। तो इस कंडीशन में बाई चांस अगर हमारा बर्न हो जाता है तो उस समय हमें कैंथेरिस एक्सटर्नल टिंचर, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप बर्नट एरिया पे लगा लेते हैं, इमीडिएटली ये ब्लिस्टर नहीं बनाता, और ब्लिस्टर के साथ जो पेन आता है, जो बर्निंग पेन आती है, उसको भी इमीडिएटली सबसाइड करता है। इसको आप अपने साथ खरीद के अपनी किचन में, अपने जहाँ पे आपने दिवाली मनानी है उस जगह पे जरूर रखें। और सबसे बड़ी बात, इसकी पेन मैक्सिमम सबसाइड कर जाती है। इन केस इट डज नॉट, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझे भी कर सकते हैं। मेरा नंबर फोन पे दिया गया है इसमें, तो उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक और, जो जब हम क्लीनिंग करते हैं तो उस समय एक चोट लग जाती है, रूफ साफ कर रहे हैं, फैन साफ कर रहे हैं, स्टूल चेयर टेबल के ऊपर चढ़े हुए हैं, बाय चांस स्लिप फॉल होता है, तो कट इंजरी अगर लगती है तो कैलेंडुला एक्सटर्नल टिंचर भी आप लोग घरों में रखें, क्योंकि वो इमीडिएटली अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इमीडिएटली उसको रोक देगा, और उसके साथ आप इमीडिएटली इसको अप्लाई कर दें तो वूंड जो है वो 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही हील अप हो जाता है। और अगर ये सिवियर इंजरी है और इस जगह ज्यादा कटी हुई है तो वहां पे हमें स्टिचेस लगाने की जरूरत है, तो देन यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। इलेक्ट्रिक फायर बहुत ही कॉमन है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो अगर 1% इलेक्ट्रिक फायर होता है तो उस समय सबसे पहले फ्यूज निकाल दीजिए, वहां पर पानी कभी नहीं गिराना। अब छोटी मोटी आग लगी है तो बेकिंग सोडा घरों में होता है, या फिर ब्लैंकेट, तो आराम से आप फटाफट ब्लैंकेट ऊपर रैप कर सकते हैं पर्सन के। अगर बहुत बड़े लेवल पे आग लगी है, किसी दुकान में लग गई, कुछ भी है, या कोई एरिया में ऐसे आग लग गई है, मंदिर में आग लग जाती है कई बार, या कोई कपड़े में आग लग जाती है किचन में, तो उस समय इमीडिएटली आप फायर एक्सटिंग्विशर को, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो घर में रखें, या फिर फायर डिपार्टमेंट को बुलाएं अगर ये हाई लेवल पे है। सॉकेट्स जो और लाइटनिंग जो है उनके कवर्स हमेशा होने चाहिए। अगर हम उनको विद कवर्स यूज करते तो उसमें आग लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन आता है हैंड हाइजीन, बहुत, क्योंकि हम लोग बीमार हो जाते हैं यूजुअली फेस्टिवल्स के बाद, क्योंकि एग्जर्शन के कारण मार्केट में खाना खा रहे हैं, हाथ धोने की जगह नहीं है। तो अगर तो हाथ धोने की जगह है तो हमें हाथ प्रॉपर तरीके से धोने हैं, जो कि मेरी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रही हूँ। और दूसरा, अगर हाथ धोने की जगह नहीं है तो सैनिटाइजर को हमेशा अपने साथ रखो। सैनिटाइजर का यूज करना बहुत जरूरी है, अगर हाथ क्लीन होंगे तो हम बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचेंगे। और हाथ अगर धोने हैं तो ये 12 स्टेप्स दिए गए हैं, इन 12 स्टेप्स के साथ अगर हम हाथ वॉश करते हैं तो हमारे हाथ प्रॉपरली क्लीन होते हैं। ये 12 स्टेप्स एज इट इज दिए हैं: वेट हैंड, अप्लाई सोप, रब योर हैंड palm to palm, lather that bring backs on your hand and scrub between the fingers, rub the backs on the off fingers on the opposite palm, and clean the thumbs, wash fingernails and fingertips, rinse the hand, dry with the single-use towel, use the towel to turn off the faucet, and your hands are clean. So this is the way we can clean our hands. Another thing which creates a hazard is smoke of फायरक्रैकर्स, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलावा बहुत सारे और भी स्मोक होते हैं जो क्रिएट करते हैं, जो लंग्स को इफेक्ट करते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है? मल्टीलेयर्ड मास्क, मल्टीलेयर्ड मास्क जो है वो हमें यूज करना चाहिए।
अगर वो नहीं यूज कर सकते क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो हमने मेकअप किया, ये किया, वो किया, तो लोगों के पास बहुत सारे रीजंस रहते हैं, तो ट्राई टू यूज एटलीस्ट जब आप पटाखे चला रहे हैं उस समय हैंकरचीफ या क्लोथ या मास्क तो ज्यादा इजी होता है कैरी करना एज कंपेयर टू हैंकरचीफ एंड अदर क्लोथ्स। आपके हाथ फ्री रहते हैं और आराम से मास्क यूज कर सकते हैं। मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि मल्टी लेयर मास्क ही यूज करें। दूसरा, आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं अपने नॉस्ट्रल्स को हेल्प, उससे क्या है कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो नोज के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अकेले मास्क में आपको पहले ही बताया कि स्मोक में और डस्ट में, अगर स्मोक और डस्ट दोनों ही मिल जाती है जब हम ये क्रैकर्स जगाते हैं, तो अगर क्रैकर्स जलाते टाइम डस्ट और स्मोक दोनों ही अंदर चले गए हमारे लंग्स में, तो यू कैन, अभी मैं पूरे हैजर्ड्स बता के हटी हूँ, तो उसके लिए हमारा मास्क लेना बहुत जरूरी है। अगर मास्क नहीं यूज करना तो एयर प्योरीफायर्स हमारे साइड में, हमारे जो अंदर के घर हैं उनमें ज्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि ओपन एयर वेंटिलेशन जितनी कम होगी उतनी ज्यादा हमें एयर प्योरीफायर की जरूरत पड़ेगी। और एयर क्वालिटी भी एक और जो चीज है, गैजेट्स है हमारे पास, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो एयर क्वालिटी चेक करके निकलिए कि कितना पोल्यूशन लेवल है, उस लेवल के हिसाब से बाहर जाने का डिसाइड करें। और ये मास्क जो है उसको जरूर पहने, और कैसे मास्क पहने कि हमें सांस अच्छे से आना चाहिए, और साथ में नोज के साथ कैसे एडजस्ट करना है नोज के ब्रिज पर, ये मैंने पिक्चर्स में इधर दिया हुआ है। तो इससे देखो 3 लेयर से हमारी परसेंटेज जो इन्फेक्शन की है वो कितनी कम हो जाती है। तो आप save your digestion. How can we save our digestion? Avoid overeating, avoid overuse of dry fruits. अब किसी के घर जा रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि 10-12 दाने खाने, वहां 1-2 खा लीजिए, या खाना जितना भी कोई सर्व कर रहा है तो उसमें क्वांटिटी कम ले लीजिए। तो और स्पेशली बाहर का खाना मत खाइए, जंक फूड तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। स्वीट्स मार्केट से मत लाइए क्योंकि सिंथेटिक कलर्स वगैरह डाले होते हैं, उससे एलर्जी हो सकती है। यूज फिल्टर्ड वाटर, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, एंड अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मैं पहले ही आपको अल्कोहल के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि उसके क्या क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं। एंड अपनी बॉटल कैरी कीजिए सो दैट कि अपने आप का हाइड्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो ड्राइनेस आएगी, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्यूनिटी मींस रेजिस्टेंस, जो हम बीमारी को बढ़ने ना दें, हम हेल्दी रहें, उसके लिए कुछ ये स्टेप्स हैं जो अगर हम करें तो हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हैं। कैसे? काम रह के कोई स्ट्रेस ना लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छे से प्रॉपरली वॉश करें, मेडिटेशन करनी है। बूस्ट अप योर इम्यूनिटी, एनफ स्लीप इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और स्पेशली जिनको हार्ट और हाइपरटेंशन वगैरह के प्रॉब्लम है उन लोगों को तो पूरी स्लीप लेनी चाहिए ताकि उनकी बीमारी बढ़े ना। और फॉलो अ बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट will boost up the immunity. For example, fruits containing vitamin C, fibrous fruits, proteins, healthy carbohydrates and omega-3 fatty acids. तो ये जो balanced diet है, it will surely help to raise the immunity. अगर हम गर्म पानी पीते हैं या कोसा पानी पीते हैं, उससे हमारा ये फायदा रहता है कि अगर हमारे गले में किसी तरह के कोई भी जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे, वो गले से ही, वहां से ही उसको गर्म पानी खत्म कर देगा। तो अभी आजकल का मौसम है, डस्ट भी चढ़ रही है और साथ में फ्यूम्स उड़ रही हैं, बहुत से बैक्टीरिया वायरसेस, और हम गलत खाना भी खा रहे हैं, बाहर का खाना भी खा रहे हैं, तो ये वाटर थेरेपी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर हम गर्म पानी रात को ब्रश करके पिए तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर हम स्प्राउट्स, सूप्स और सैलेड्स लेते हैं तो इससे भी हमारी जो एनर्जी है, जो इम्यूनिटी है, वो बहुत ही ज्यादा रेज होगी। इसमें हमें बहुत सारा कुछ मिलेगा, प्रोटीन डाइट मिलेगी, कार्बो जो ये ग्रीन वेजिटेबल है तो उससे हमारा एचबी रेज होगा,
या स्ट्रेंथ बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर ऑल टाइप ऑफ पेशेंट्स, ये सारे पेशेंट्स ले सकते हैं। अगर सब कुछ फेल हो जाए तो क्या लेना है? देन टेक दी होम्योपैथिक मेडिसिन। वाई? Because homeopathic medicines will boost the energy through its medications. It will remove the tendency of recurrent episodes of diseases. No side effects and works at genetical level. जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका काम ही यही है कि वो रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती है। अगर हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी बढ़ जाए तो हमें कोई डिजीज ही नहीं आएगी। सेकेंडली, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये इवन की जेनेटिकल लेवल तक भी काम करती है। तो इस तरह का अगर कोई हमें हेल्प मिल जाता है तो इस तरह से पटाखों के लिए, जैसे अभी पटाखे चल रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि कैंथरिस ले सकते हैं। अगर कट लग गया है तो कैलेंडुला ले सकते हैं और इसके साथ ओरल मेडिकेशन लेंगे तो और जल्दी हील अप हो जाएगा जख्म। देन अगर डस्ट एलर्जी हो गई है तो डस्ट की एलर्जी उस समय भी ठीक होगी, एक्यूट प्रॉब्लम, और फिर दोबारा बार बार वो डस्ट ना इफेक्ट करे उसके लिए हमारी बॉडी इतनी स्ट्रेंथन्ड रहे कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें, उसके लिए भी होम्योपैथिक बहुत मेडिसिन जो है वो बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद लंग डिजीजेज हैं, जुकाम, खांसी, कंजक्टिवाइटिस, फिर अल्कोहल के बैड इफेक्ट्स के लिए, मतलब हर एक जगह पे होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं। सिंपल जुकाम से लेके सिरोसिस ऑफ लिवर है या लिवर की किसी तरह की डिजीज है, पेनक्रेटाइटिस है, पेनक्रेटाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं। इवन कि जो पेशेंट्स को ये डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस हो जाते हैं ड्रिंक करने के लिए, या जो लोग अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी, डी एडिक्शन के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज्यादा कामयाब है। इस तरह से जो दिवाली के दिनों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उसके पोस्ट इफेक्ट्स हैं, उन सारी चीजों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज्यादा कारगर है। एंड अगर आप इसको अप्लाई करते हैं फॉर मेडिकेशन इन योर लाइफ, यू विल सर्टनली बी हेल्दी इंडिविजुअल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और या इसमें आपको किसी तरह की भी कोई क्वेरीज हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डालें, और सजेशंस हैं कोई तो उस वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथी, और यूज होम्योपैथिक मेडिसिन एंड बी सेफ। अगर आपको किसी तरह की भी कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक और सम अदर टॉपिक, आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तब भी आप मुझे बात कर सकते हैं इसी नंबर पे 9815478140। Thank you to all of you for listening and watching my video, and happy Diwali to all of you. Thanks you again.